नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात में थम गया पहले चरण का चुनावी शोर। आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने की ताबड़तोड़ रैलियां। कैपिटल गेन्स पे स्टडी किया गया है और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। बजट में कैपिटल गेन टैक्स में दिख सकता है बदलाव। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज। इनकम टैक्स रेजीम में बड़े फैसले संभव। हम आम आदमी के 1 दिसंबर से कर पाएंगे डिजिटल रुपए का इस्तेमाल। आरबीआई ने किया ऐलान। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर से होगी शुरुआत। कश्मीर फाइल्स का एक शॉर्ट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। और खबरों की शुरुआत आपके लिए एक बेहद अहम खबर के साथ, वो इसलिए क्योंकि आम आदमी अब 1 दिसंबर से डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कर पाएंगे। आरबीआई ने आज ऐलान किया है कि 1 दिसंबर से रिटेल में इसका इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। पायलट के तौर पर पहले इसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में शुरू किया जाएगा। कुछ बैंकों को भी इसके लिए लिस्ट किया गया है जहां से रिटेल ट्रांजैक्शंस हो पाएंगे। इसके अलावा वॉलेट और क्यूआर कोड से भी रिटेल ट्रांजैक्शंस का विकल्प होगा। स्टेट बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक में इसकी सुविधा उपलब्ध होगी। और अब बात बजट की, जिससे लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पर्सनल इनकम टैक्स हो या फिर कैपिटल गेन्स टैक्स, हर कोई इनमें बदलाव की उम्मीद कर रहा है। इन्हीं मुद्दों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आप भी सुने। नमस्कार, इस वक्त सीएनबीसी आवाज़ पर खास बातचीत के लिए मौजूद हैं तरुण बजाज जी, रेवेन्यू सेक्रेटरी। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि पूरे साल आपने जो कैपिटल गेंस की गुत्थी थी, पेचीदगियाँ थी, उसको सुलझाने में लगाया और इस पर काफ़ी मुखर भी रहे। पूरी इंडस्ट्री और पूरा जो मार्केट है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस बार कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। तो आखिर आपकी जो कोशिश है कैपिटल गेंस की गुत्थी को सुलझाने की, वो कहाँ तक पहुँची है और क्या हम इस बजट में आता हुआ देख सकेंगे? देखिए, मंजिल तक पहुंचाने का काम अब मेरे जो सक्सेसर हैं उन पर है, तो देखना पड़ेगा कि वो इसको 1 फरवरी को उजागर करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन कैपिटल गेन्स पे स्टडी किया गया है और कुछ हमें मीडिया से और बाहर से भी इसके रिस्पॉन्सेज मिले हैं। तो ये देखने की बात है कि इसमें कितना कुछ इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन आता है या नहीं आता है, तो ये तो बजट ही बता पाएगा। दूसरा सवाल ये कि सर, जो विंडफॉल गेन टैक्स आप लोगों ने लगाया, उसके बाद से कई बार आप लोगों ने उसको रिव्यू भी किया, कम भी किया, ज़्यादा भी किया। क्या एक्चुअल स्थिति है इस वक्त आज की डेट में अगर देखें तो क्या विंडफॉल गेन टैक्स जो है उसको हटाया जाना संभव है, और है तो कब तक? मैं आपको बताना चाहूँगा, विंडफॉल टैक्स 2 चीज़ों पर है। एक तो क्रूड पर है कि जो क्रूड, और वो भी जो देश में पैदा होता है, क्योंकि क्रूड का दाम इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गया, पर क्रूड को पैदा करने की कॉस्ट बराबर या उसके आसपास ही रही है। तो जो प्रॉफिट पहले इतना होता था, अब वो इतना प्रॉफिट है, तो इसलिए उसका कैपिटल गेन्स खींचा है। दूसरा है प्रोडक्ट्स पे, जैसे पेट्रोल, डीजल और एटीएफ पे है, तो उनका इंटरनेशनल भाव जो होता है उसके हिसाब से बिकता है, लेकिन उसकी कॉस्ट, उसमें जो क्रैक्स बोलते हैं, वो क्रैक्स काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ गया है कंपनीज़ का जी। और ये जो प्रॉफिट बढ़ा, वो इस वजह से नहीं बढ़ा कि कोई इनोवेशन हुई या उन्होंने कोई नया चीज़ उन्होंने किया, बल्कि इसलिए हुआ कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन बदली। तो उसका टैक्स कुछ पोर्शन हम लेने की कोशिश विंडफॉल टैक्स के द्वारा की गई है। अगर विंडफॉल गेन ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, तो विंडफॉल टैक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये बात इस चीज़ से भी नज़र आती है कि हर 2 हफ्ते में हमने इसको कम किया है या ज़्यादा किया है। तो इंटरनेशनल प्राइसेस जैसे जैसे ऊपर गए या नीचे गए, हमने इसको चेंज किया है।
जी सबसे जो बजट पे जो नज़र रहती है लोगों की वो रहती है पर्सनल इनकम टैक्स या जी। पूरे साल आपने भी इस चीज़ को लेकर भी कि एग्जम्पशन फ्री रिजीम होना चाहिए, खासतौर से डायरेक्ट टैक्स के रिजीम में, उसको लेकर काफ़ी आपने कहा और न्यू टैक्स रिजीम देखने को भी हमें मिला। लेकिन अभी आज की डेट में जो न्यूज़ टैक्स रिजीम है, ऐसा जानकारी मिल रही है आपकी, इसको बहुत हाथों हाथ लोग नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। तो क्या इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है और क्या दो टैक्स रिजीम एक साथ कब तक चल सकता है ये? तो आपने अपने सवाल का जवाब भी अपने सवाल में ही ऑलमोस्ट दे दिया है कि अब इस बजट में क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जब तक हम नई रजीम को ऐसा नहीं बनाएंगे कि क्योंकि लोग भी क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि मैं अगर इस नई रजीम में टैक्स देता हूं तो मेरा टैक्स कितना बनता है, पुरानी रजीम में देता हूं तो कितना बनता है, जिसमें कम बनेगा उसी में ही वो जाएंगे। तो अगर वो पुरानी में ही जा रहे हैं तो इसका मतलब नई रजीम में हमें कुछ टिंकरिंग करने की आवश्यकता है। तो वो अगर हम जब भी कर पाएंगे उसको, तो आई थिंक लोग फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें एग्जेम्पशंस को ख़त्म करना हो या कम करना हो, ये चर्चा भी की जा सकती है ताकि लोगों को आसानी भी रहे, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे या रेवेन्यू में ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो और सिंप्लीफिकेशन हो, ताकि लोग जो हम डिफरेंट तरीके निकालते हैं अपना टैक्स बचाने के लिए, वो करने की बजाय हम जितना टैक्स हमारा बनता है उतना हम टैक्स दें। तो वहीं बजट पूर्व बैठकों के सिलसिले में पहली बार बच्चों ने खुद अपनी मांगे वित्त मंत्रालय के सामने रखी। एक एनजीओ के माध्यम से एक चिल्ड्रन ग्रुप वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से मिला और सरकार से शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का 9% खर्च करने के अपने वादे को जल्द पूरा करने की मांग की। इन बच्चों से हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बातचीत की, आप जरूर देखें। ये एक एनजीओ के जरिए गए थे वित्त राज्य मंत्री से मिलने के लिए और 9 is mine का मोटो लेकर वहां गए थे। आखिर ये 9 is mine का मतलब क्या हुआ और क्या मांगे वहां रखी और क्या एक्सपीरियंस रहा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रुखसार है और हम लोग वहाँ पे 9 is mine का मोटो यही है कि 6% फॉर एजुकेशन और 3% फॉर हेल्थ। और जो हमारा 6% फॉर एजुकेशन है ना, जो गवर्नमेंट ने 1966 में प्रॉमिस किया था हमें, लेकिन अभी 2022 हो गया है, तो अभी तक हमें वो 3.5 अभी यूपीआर में डिस्कस किया है कि देंगे, लेकिन अभी तक वो दे नहीं पा रहे। तो हमारा यही था कि हमें कुछ विशेष थी कि हमारा जो 6% के लिए हमें जो प्रॉमिस किया है ना, वो हमें पूरा दे। जी। और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आप गई वहां पर, मंत्री जी से मुलाकात हुई, कैसा अनुभव रहा और आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम आस्था है और कल हमारी पंकज चौधरी सर से बात हुई और उन्होंने हमारी जो बात थी, विश लिस्ट थी, बहुत पीसफुली काम होकर बहुत अच्छे से सुना और उन्होंने कहा कि जो हमारी बातें हैं वो एक ब्रीफ समरी बताएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वो और जो मिनिस्टर्स है, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, उनसे भी बात करेंगे हमारी विश लिस्ट के लिए, क्योंकि जो चिल्ड्रन है वो नेशन बिल्डर है। आप सबको पता है, जो बच्चों का अच्छे से ग्रोथ होगा तो किसी भी कंट्री अच्छे से डेवलप करेगी। और अब बात किरीट पारेख कमेटी की। गैस प्राइसिंग पर किरीट पारेख कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, इस पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की कमेटी के अध्यक्ष किरीट पारेख से। आइए सुनते हैं। डोमेस्टिक नेचुरल गैस पर जो किरीट पारेख कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किरीट सर खुद। सर, जो डोमेस्टिक नेचुरल गैस का प्राइसिंग को लेकर इशू था, उस पर आपने रिपोर्ट बनाई थी, उसका आज बैठक थी, बैठक में क्या हुआ सर? आज हमने वो अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी के साथ बात किया, उन्होंने अपनी राय बताई और जो उनका सजेशंस था वो हमने बुलाया कि आप हमको 4 बजे तक भेज दीजिए, तो हम इसको इनकॉर्पोरेट करके, सम ऑफ देम विल इनकॉर्पोरेट, अदर्स वी मे नॉट बी एबल टू, वो करके हम कल रिपोर्ट को फाइनलाइज करके सेक्रेटरी को सबमिट करने वाले हैं। जी। तो 30 आवर कमिटीज लिमिट वाज अप टू 30th एंड ऑफ नवंबर, सो इस हम ठीक इस वक्त पर देंगे। सर, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आपकी रिपोर्ट होगी उससे जो यूज़र्स हैं उनको राहत मिलेगी, या जिस तरह से राहत की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं तमाम लोग? हमने जो रिपोर्ट बनाया है इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स था। एक तो है कि सरकार का गैस का कंट्रीब्यूशन
15% हुए एनर्जी में बाय 2030 एक था। इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए इट इज़ नेसेसरी टू अट्रैक्ट पीपल और डोमेस्टिक गैस को उनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। टुडे वी आर इम्पोर्टिंग सब 50% गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए इट इज़ हमने इसके लिए भी कुछ कदम सजेशंस दिया है। दूसरी बात है कि कंज्यूमर्स शुड हैव एन अफोर्डेबल, नॉट अफोर्डेबल बट फेयर प्राइस। तो हमने कंज्यूमर्स को फेयर प्राइस मिले वो भी दिखाया। और तीसरी बात है कि इसकी विपरीत असर सरकारी बजट पर ना होनी चाहिए। ये तीनों को ध्यान में रख के हमने एक रिपोर्ट बनाया है। हमको लगता है कि सब बैलेंस्ड है। कोई भी रिपोर्ट जो सभी को पसंद आता है तो दैट इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। If everybody comments on it, then you feel that you have got a balanced report. सर उसमें जो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का एक प्रॉब्लम थी सर, वो थोड़ा समझा दीजिए सर। सीलिंग प्राइस और फ्लोर प्राइस क्या क्या रखा था आपने? नहीं, ऐसी बात है कि APM का एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म का जो गैस है, जो ONGC और OIL बनाते हैं अपने एलोकेटेड फील्ड में से, इसके पर सरकार कंट्रोल करती है प्राइस का। तो हमने कहा कि ये प्राइस कैसे होनी फिक्स करनी चाहिए। इसके लिए हमने एक लोअर प्राइस बताई और एक अपर बताई। लोअर प्राइस तो ये कहती है कि जो सरकार OPM, OIL एंड ONGC का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो कवर करना चाहिए, इसके लिए एक फ्लोर प्राइस दिया है। और अपर प्राइस हमने इसलिए लिया है कि वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब द मार्केट एज इट इज़, एंड सो इसलिए कुछ अपर प्राइस के लिए भी हमने क्या है सर अपर प्राइस क्या है सर? नहीं, ये बताएंगे। सरकारी कंपनियों को निजी म्यूचुअल फंड में निवेश की छूट मिल सकती है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न PSUs को छूट मिल सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, क्या कुछ है ये पूरा प्रस्ताव? बिल्कुल, जो सरकारी कंपनियों के कैपिटल मैनेजमेंट देखने वाली कमेटी है उसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई और काफी हद तक सहमति भी बन गई। जो मुझे सूत्र बता रहे हैं वो ये कि जो भी सरकारी कंपनियां हैं, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना, इन 3 कैटेगरी की जो सरकारी कंपनियां हैं उनको निजी म्यूचुअल फंड में भी निवेश करने की छूट दी जा सकती है। इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और इसकी मांग की गई थी UTI AMC की तरफ से, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया की तरफ से, एक्सिस बैंक की तरफ से, ICICI बैंक की तरफ से कि इससे जुड़ी जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में बदलाव करिए। अब जो प्रस्तावित बदलाव है, जो संभावना है वो ये कि निजी म्यूचुअल फंड में तो आप निवेश करने की छूट दे देंगे, लेकिन ये भी ध्यान देना होगा कि ये सिर्फ आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और म्यूचुअल फंड की जो डेट स्कीम है उसमें आप निवेश कर सकेंगे। और इसमें जिस म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका सेबी रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा और सेबी रजिस्टर्ड 2 रेटिंग एजेंसियों से कम हाईएस्ट रेटिंग हो तभी आप उसमें निवेश कर सकते हैं। कैश सरप्लस का 30% उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो इन शर्तों के साथ सरकार निजी म्यूचुअल फंड में भी सरकारी कंपनियों को निवेश करने की छूट दे सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात करेंगे मार्केट की। बाजार लगातार छठे दिन भी तेजी के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। आज सेंसेक्स 177 पॉइंट चढ़कर 62,682 पर और निफ्टी 55 पॉइंट चढ़कर 18,618 पर बंद हुआ। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताएं क्या कुछ रहे मार्केट के हाल आज और किन सेक्टर्स में आज एक्शन और किन सेक्टर्स में आज सुस्ती रही? देखिए, पहले तो निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े। किस तरह का मूव था आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था HUL। शानदार तेजी वहां पर देखने को मिली, 4.5% का उछाल। JSW स्टील 2.5% ऊपर, सिप्ला 2% ऊपर और हीरो मोटोकॉर्प करीब 1.5% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों में इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे, कोल इंडिया 1.25% नीचे, बजाज फिनसर्व करीब 1.25% नीचे और आयशर मोटर फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में भी आज FMCG का बोलबाला था। इमामी 6% ऊपर, आदित्य बिरला कैपिटल लगातार दूसरा दिन 5% की तेजी, डिलीवरी एक बढ़िया ब्लॉक डील के बाद 4% ऊपर और बैंक ऑफ इंडिया करीब 3% का मूव यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में लॉरस लैब एक नेगेटिव न्यूज फ्लो या फिर रिपोर्ट का इंपैक्ट,
इंडियन होटल करीब 3% नीचे, वरुण बेवरेजेस 3% नीचे और एबीबी इंडिया करीब 3% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा में आज चल रहा था ग्लैंड फार्मा, पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 8% ऊपर, लुपिन पॉजिटिव न्यूज फ्लो का इंपैक्ट 2.5% ऊपर, सन फार्मा 1.5% ऊपर और फाइजर करीब 1.5% के आसपास की तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो आज एक अच्छा मूव था पूरे एफएमसीजी पैक के अंदर, जिसमें डाबर, ब्रिटानिया, HUL, इमामी, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि जोरदार तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया सुमित तमाम मार्केट अपडेट और डिटेल्स के लिए। और अब बात चुनावी दंगल की। आज गुजरात में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया। 1 दिसंबर को गुजरात की 89 सीटों पर मतदान होगा। अब उम्मीदवार सिर्फ लोगों के घर जाकर प्रचार कर पाएंगे। इससे पहले आज राजनीतिक पार्टियों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पहले चरण में दक्षिण गुजरात की 35 और सौराष्ट्र कच्छ की 54 सीटों पर मतदान होगा। 2017 में सौराष्ट्र कच्छ में बीजेपी को 23 और कांग्रेस को 30 सीटें मिली थी, जबकि दक्षिण गुजरात में बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 10 सीटें मिली थी। वहीं पहले चरण के मतदान से पहले गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस में एक घमासान हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की तुलना रावण से की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं, हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दे। खड़गे ने पीएम से पूछा कि आपके कितने चेहरे हैं, क्या आपको रावण की तरह आपके 100 मुख हैं? मोदी को देखकर वोट दो। भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? समझ में नहीं आता मुझे। तो वहीं खड़गे के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने मोदी के अपमान को हर गुजराती का अपमान बताया। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है। गुजरात में पहले चरण के मतदान से पहले कैसा है माहौल, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और क्रिप्टो करेंसी में क्रैश के बाद पूरी दुनिया में निवेशक त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन भारत में मामला अलग है। यहां पर निवेशकों के हाथ जलने से बच गए। कारण सरकार और आरबीआई की दूरदर्शिता, जिन्होंने आलोचना के बावजूद लगातार क्रिप्टो करेंसी के बारे में निवेशकों को चेताया। देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिप्टो करेंसी का पिछले कुछ वक्त में जो बुरा हाल हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। करोड़ों अरबों का निवेश देखते देखते स्वाह हो गया, लेकिन इस मामले में भारतीय निवेशक खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं। सरकार और आरबीआई ने जिस तरह से क्रिप्टो को भारत में हैंडल किया, उसका ही नतीजा है कि भारतीय निवेशक इसमें अपने हाथ जलाने से बच गए। एक वक्त भारत सरकार को क्रिप्टो पर अपने नजरियों को लेकर देश में ही आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि सरकार ने महंगाई से आंखें फेर रखी हैं, लेकिन अगर देश में कुछ लोग क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हैं तो सरकार देख नहीं पा रही है। आर्थिक मुद्दों पर लिखने वाले पत्रकार एनडी मुखर्जी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था कि आरबीआई ने क्रिप्टो को ईडी की प्यार भरी देखरेख में छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसी किसी चीज को रेगुलेट करना मुश्किल है जिसे परिभाषित ना किया जा सके। इसीलिए अब कोई वजीर एक्स का मालिक होने का दावा नहीं कर रहा। उस वक्त सरकार को बहुत कुछ सुनना पड़ा कि उसे नई टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है और देश में क्रिप्टो को लेकर सिर्फ कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसे सारे लोग आज चुप्पी साध कर बैठ गए हैं।
आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्रिप्टो को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सतर्कता का संदेश दिया था। 2021 में उन्होंने कहा था कि ये महत्वपूर्ण है कि सभी लोकतांत्रिक देश साथ मिलकर क्रिप्टो पर काम करें ताकि वो गलत हाथों में न पहुंचे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि सभी देशों को मिलकर सोशल मीडिया और क्रिप्टो करेंसी जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए इस तरह के नियम बनाने चाहिए ताकि वो लोकतंत्र को मजबूत करे। भारत सरकार और आरबीआई क्रिप्टो करेंसी को लेकर शुरुआत से ही सतर्क रहे। आरबीआई ने वक्त वक्त पर क्रिप्टो में निवेश को लेकर चेतावनी जारी की। मौजूदा बजट में भी सरकार ने भारी उतार चढ़ाव से निवेशकों को बचाने के लिए क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगा दिया। इन्हीं कदमों का नतीजा है कि आज भारतीय निवेशक क्रिप्टो में मची मारकाट से सुरक्षित हैं। अब कई देशी और विदेशी जानकार भी मान रहे हैं कि सरकार की सूझबूझ से भारतीय निवेशकों के हाथ क्रिप्टो क्रैश में जलने से बच गए। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट निखिल पाहवा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान कि सभी देश मिलकर क्रिप्टो के लिए नियम बनाए एक दूरदर्शी कदम था। वहीं आर्थिक पत्रिका द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने लिखा है कि क्रिप्टो को लेकर भारतीय रेगुलेटर्स की बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन अब लगता है कि वो सही थे। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्द पूरा करेंगे। भारत इसमें फोकस में रहेगा। अपनी पहली फॉरेन पॉलिसी संबोधन में सुनक ने ये बातें कही। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में नए सिरे से काम करने की जरूरत की भी बात कही। ज्यादा डिटेल के लिए लंदन से हमारे सहयोगी संजय सूरी जुड़ गए हैं। संजय जी, बताइए क्या कुछ अपडेट है इस वक्त आपके पास? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने एक ताज़ा संकेत दिया है कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है बातचीत जारी है और वो चाहते हैं कि इसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जाए, यानी कि एक एग्रीमेंट जो है उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाएं। और ये संकेत तब दिया जब ऋषि सुनक ने एक भाषण दिया लंदन मेयर के एक सालाना अवसर पर, और ये बहुत विशेष अवसर होता है जहां पर सरकार अपनी नीतियां रखती है। और इस अवसर पर ऋषि सुनक ने सोमवार की शाम को ब्रिटेन की विदेशी नीति सामने रखी और उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के साथ जो बातचीत चल रही है उसका जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन के भविष्य के लिए सारा एशिया पैसिफिक जो इलाका है बहुत महत्वपूर्ण है कि सन 2050 तक जो आधी ग्रोथ है दुनिया की वो इस इलाके में होने वाली है और ब्रिटेन के इंटरेस्ट में है कि वो यहाँ पर नीतियाँ जो है अपनी पक्की करे और यहाँ से व्यापार जो है बढ़ाए और यहाँ पर उत्पादन जो है इन देशों के साथ मिलकर करे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हमारे सामने आया है और इससे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में और ज़्यादा से ज़्यादा अगले साल के शुरुआत में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है साइन हो जाएगा। इसमें एक अड़चन ज़रूर आई थी जो है इलीगल माइग्रेंट्स के लेकर, जो कि गैर कानूनी तौर से ब्रिटेन आए हुए हैं और यहाँ बस चुके हैं। इनमें कई लोग भारत से हैं, तो बातचीत जारी है कि कितने लोगों को कैसे लौटाया जाए भारत, या ये संभव हो भी पाएगा या नहीं, क्योंकि बहुत अरसे से ये लोग यहाँ हैं। तो उस पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये अब लग रहा है और ये बातें सामने आ रही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन होगा ही। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और अब बात करेंगे फुटबॉल वर्ल्ड कप की। आज फुटबॉल वर्ल्ड कप का 9वां दिन है। आज भी 4 मुकाबले खेले जा रहे हैं। आज के पहले मैच में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी और स्पेन का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में दोनों टीमें एक एक गोल करने में कामयाब रही, लेकिन कोई भी टीम विजय बढ़त नहीं बना सकी और मैच ड्रॉ रहा। आज का दूसरा मुकाबला इस वक्त कैमरून और सर्बिया के बीच चल रहा है। इस रोमांचक मुकाबले में पहला गोल कैमरून ने किया, लेकिन पहला हाफ खत्म होने से पहले अतिरिक्त समय में सर्बिया 3 मिनट के अंदर 2 गोल दागकर मैच का रुख अपनी तरफ उसने कर लिया। इसके अलावा आज का तीसरा मुकाबला होगा ग्रुप एच में खेला जाएगा, जहां दक्षिण कोरिया और घाना आपस में भिड़ेंगे। ये मैच आज शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। आज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा ब्राजील और स्विट्जरलैंड के बीच। ये मुकाबला आज रात 9:30 बजे खेला जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि ब्राजील स्विट्जरलैंड पर जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहे CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।